14 जून रात को 12:30 बजे इजराइल के आसमान में एक ब्लास्ट हुआ। लोगों ने सोचा ये एक यूजुअल एयरफोर्स ड्रिल है, लेकिन इस बार बात कुछ और थी। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था और तब से सबके मन में यही सवाल है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ईरान और इजराइल के बीच में ये जंग का बीज कब बोया गया। दूसरी बात, 14 जून की रात को क्या हुआ, और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या अगला कदम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा सकता है। आज ईरान और इजराइल के रिलेशंस एक बॉइलिंग पॉइंट पे है, पर ये कोई नई बात नहीं है। ये सब शुरू हुआ था 1979 में, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी, जिसके वेस्टर्न कंट्रीज और इजराइल के संग अच्छे रिलेशन थे, उन्हें ईरान के लोगों ने प्रोटेस्ट करके निकाल दिया गया और उनकी जगह आए आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी, जिन्होंने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक में बदल दिया, जहां रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों एक हो गए। ये सिर्फ एक लीडरशिप का बदलाव नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन था। इस्लामिक रेवोल्यूशन एक थियोक्रेटिक टेक ओवर था, मतलब रिलीजन बेस्ड गवर्नेंस, जहां इस्लामिक लॉ सबसे ऊपर होता है। खोमेनी ने इजराइल को एक एंटी इस्लामिक स्टेट माना, जो वेस्टर्न पावर्स द्वारा मुस्लिम दुनिया को तोड़ने के लिए बनाया गया था। उनकी नजर में इजराइल का सेक्रेड इस्लामिक लैंड, खासकर जेरूसलेम पर कब्जा एक बड़े गुनाह के बराबर था। खोमेनी ने ओपनली बोला, इजराइल एक इलेजिटिमेट स्टेट है और उसे मिटा देना चाहिए। रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए। जो ईरान पहले इजराइल का एक एली था, वो अब उसका रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल और एक पॉलिटिकल एनिमी बन गया। ईरान ने इजराइल के साथ डायरेक्ट फाइट नहीं की, बट उसने चुना एक और तरीका, प्रॉक्सी वॉर। इसका मतलब है कि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किए जो इजराइल के खिलाफ फाइट करता था, और उसमें सबसे डेंजरस नाम था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की शुरुआत 1980s में हुई थी। ये एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो ईरान की फंडिंग से और ट्रेनिंग से लेबनान में बना। इसका मिशन सिंपल था, इजराइल को खत्म करो। हिजबुल्लाह ने इजराइल पे काफी टेररिस्ट अटैक किए और 2006 में एक फुल वॉर भी हुआ, लेकिन ईरान सिर्फ आइडियोलॉजी से मोटिवेट नहीं था, उसका मोटिव भी क्लियर था। नंबर 1, इजराइल को डायरेक्टली एंगेज किए बिना वीक करना। नंबर 2, रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाना। और नंबर 3, अपने बॉर्डर से दूर फाइट को शिफ्ट करना। आज तक ईरान ओपनली बोलता है कि इजराइल एक कैंसर है जो मिडिल ईस्ट में नहीं होना चाहिए, और इजराइल भी कहता है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमें खत्म करना पड़ेगा। ये सिर्फ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये रिलीजन, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल का क्लैश बन चुका है। लेकिन रिसेंट फ्लेयर-अप की शुरुआत हुई अप्रैल 1, 2024। इजरायली एयर स्ट्राइक ने दमास्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट बिल्डिंग पे टारगेट किया। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, इजराइल ने जानबूझकर एक डिप्लोमेटिक बिल्डिंग पे स्ट्राइक किया, जहां IRGC के टॉप कमांडर्स मौजूद थे। IRGC मतलब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी ईरान की पावरफुल मिलिट्री फोर्स। लॉन्ग टाइम से इजराइल के अगेंस्ट प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रही थी। सीरिया, लेबनान, गाजा, सब जगह पे ईरान अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा था, और 2023 में गाजा वॉर के बाद इजराइल का पेशेंस टूट गया था। उसे लगा कि ईरान सीक्रेटली हमास को वेपन्स और स्ट्रेटजी दे रहा था। सो अप्रैल 24 का अटैक एक सिग्नल था। इसमें टॉप ईरानियन जनरल मोहम्मद रजा गजाहेदी और दूसरे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स मारे गए। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं था, ये एक क्लियर वार्निंग था, और ये एक नए चैप्टर की शुरुआत भी थी। और बस कुछ ही दिनों बाद ईरान ने दिखाया कि वो चुप रहने वाला नहीं था। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया, जिसमें इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल अटैक किए गए, लेकिन इजराइल के आयरन ड्रोन सिस्टम ने 99% मिसाइल्स को फेल कर दिया। इजराइल ने लिमिटेड स्ट्राइक से ईरान के एयर डिफेंस रडार को टारगेट किया, लेकिन टेंशन यहाँ पे नहीं रुका। हमास के लीडर हानिया तेहरान में असैसिन किए गए, और कुछ घंटों बाद हिजबुल्लाह कमांडर भी लेबनान में मारे गए। ईरान ने इसे अपनी रेड लाइन कहा, लेकिन तनाव अब फुल बॉइलिंग पॉइंट पे था। अक्टूबर 2024 में ईरान ने शुरू किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 2, जिसमें 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे दागे गए। अब ये एक वार्निंग नहीं था, ये एक वॉर का बिल्डअप था। इजराइल ने इसके जवाब में शुरू किया ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस, जिसमें ईरान
इराक, सीरिया के 20 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किए गए। मिसाइल्स फैक्ट्रीज, सैम साइट्स और एक न्यूक्लियर रिसर्च भी शामिल था। इजराइल का मैसेज क्लियर था, अगर अटैक करोगे तो हम सब कुछ उड़ा देंगे। नाउ कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जून 13, 2025 इजराइल ने लॉन्च किया एक सरप्राइज मेगा स्ट्राइक कॉल्ड ऑपरेशन राइजिंग लायन। 200 से ज्यादा इजरायली जेट्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, IRGC हेडक्वार्टर्स, मिसाइल फैक्ट्रीज और टॉप साइंटिस्ट को टारगेट किया। ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी जिसका टारगेट था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तोड़ना और उनके रिटेलिएशन पावर को कमजोर करना। इसके जवाब में ईरान ने शुरू किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, जिसमें 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन्स इसराइल के मेजर सिटी पे टारगेट किए गए। आयरन डोम ने अपना काम तो किया, फिर भी कुछ मिसाइल आयरन डोम को तोड़ के अंदर घुस गई, जिसमें बिल्डिंग्स भी तोड़े गए और काफी जानमाल का नुकसान भी हुआ। उसी दिन बाद इजराइल ने तुरंत जवाब दिया। 5 स्ट्राइक वेव्स अक्रॉस तेहरान, इसफाकान एंड बुशेर और टारगेट से डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर, न्यूक्लियर प्लांट्स एंड ऑयल फैसिलिटीज। 200 से ज्यादा एयर स्ट्राइक ने सेंसिटिव साइट्स पे अटैक किया, जिसमें 9 सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप कमांडर मारे गए, जिसमें से एक थे रिवॉल्यूशनरी गार्ड चीफ हुसैन सलामी, जिन्होंने कहा था तेहरान विल ओपन गेट्स ऑफ हेल। और इसके जवाब में आया ईरान का काउंटर स्ट्राइक, जिसमें उन्होंने इजराइल के न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। ईरान अपने मिसाइल का 25% स्टॉक खत्म कर चुका था। मैसेज क्लियर था कि ईरान फुल पावर में था, लेकिन ये वॉर लंबी नहीं खींच सकती थी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू ने कहा कि ये एक ऑपरेशन ईरान को खतरे के मिटाने के लिए है और ये तब तक चलेगा जब तक ये थ्रेट खत्म नहीं होता। उनके लिए एक सर्वाइवल वॉर था, जिसका टारगेट था ईरान का न्यूक्लियर और मिलिट्री कोर को खत्म करना। और इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक वार्निंग दी दैट ईरान मस्ट मेक अ डील बिफोर देयर इज नथिंग लेफ्ट। पर रियलिटी ये थी कि न्यूक्लियर डील की टॉक्स कोलैप्स हो चुकी थी। जून 19, 2025 ईरान का सेजिल मिसाइल बीरशेबा ने सोरोका मेडिकल सेंटर को हिट किया, जिसमें हुआ केमिकल लीक्स और 50 से ज्यादा लोग इंजर्ड। ये एक वॉर क्राइम माना गया, जिसके जवाब में इजराइल में लॉन्च किया नेक्स्ट फेज। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, रडार्स और उसके डिफेंस सिस्टम पर टारगेट किया गया, जिसका सिर्फ एक ही गोल था, ईरान की रिटेलिटरी पावर को खत्म करना। अब ईरान बोल रहा है कि जब तक बॉम्ब्स गिर रहे हैं तब तक बात नहीं होगी, और इजराइल बोल रहा है कि ये हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स और लंबा कैंपेन हो सकता है। अब ये बात सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, इसमें यूएस और कतार भी शामिल हो चुके हैं। हिज़बुल्लाह और हौथीज जैसे प्रॉक्सीज भी इसमें एक्टिवेट हो चुके हैं। मिडल ईस्ट एक रीजनल फायरस्टॉर्म की तरह बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। ऑयल प्राइसेस स्काई हाई है। एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर ये वॉर लंबा चला तो सिर्फ मिसाइल ही नहीं, मार्केट्स भी गिरेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी एज पे है और आगे क्या? अब दुनिया के सामने 2 टेरिफाइंग पॉसिबिलिटीज है। सिनेरियो नंबर 1, वाइडर मिडिल ईस्ट वॉर, जहां पे हिज़बुल्लाह और हौथीज शामिल हो सकते हैं, इजराइल के एलीज और ईरान के प्रॉक्सीज, पूरा रीजन एक बैटलफील्ड बन सकता है। सिनेरियो नंबर 2, ग्लोबल इंटरवेंशन। अगर रशिया, चाइना और नाटो बीच में आ गए तो एक वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है। ये सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं, एक ग्लोबल चेकमेट बन गया है जहां सुपर पावर्स भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और फिर आई एक बड़ी डेवलपमेंट। जून 22 की सुबह को यूएस ने डायरेक्ट एयर स्ट्राइक करके ईरान के एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इससे पूरे तेहरान में तहलका मच गया और उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली अगले ही दिन दोनों देशों ने इंटरनेशनल प्रेशर में आकर सीज फायर अनाउंस किया है। पर सवाल ये है कि ये शांति कब तक टिक पाएगी? अगर कोई भी साइड ने एक गलती कर दी तो ये दुनिया की तारीख बदल सकती है। 1979 में शुरू हुई एक आइडियोलॉजी 2025 में एक फुल ब्लोन वॉर बन चुकी है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके हिसाब से ये सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी या सिर्फ शुरुआत है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अवेयर।